हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ी थी जो विद्युत फ्लक्स के लिए ज़रूरी होती है। जैसे हमने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था और पहली बार ये देखा था कि एरिया वेक्टर एक सदिश राशि है, यानी एरिया एक सदिश राशि है। बच्चों, हम इस बार बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसने विद्युत फ्लक्स का यूज़ किया और उसने विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कुछ नियम दिए। बच्चों, वो नियम कहलाता है गॉस का नियम। तो बच्चों, गॉस के नियम में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आप देख सकते हैं। गॉस का नियम हम देखेंगे और उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद बच्चों, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम की क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे उसने किन किन वस्तुओं, आवेशित वस्तुओं का विद्युत क्षेत्र निकाला, वो हम देखेंगे। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, ये सारी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो हम देखेंगे वो है एक समान आवेशित, इसमें हम कह सकते हैं अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है स्टूडेंट। तीसरी जो है वो है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, तीनों ही एप्लीकेशन बोर्ड में अलग अलग समय पर आती हैं। हर साल कोई ना कोई चेंज होके कोई ना कोई एप्लीकेशन आती रहती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इनको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम गॉस के नियम की परिभाषा देखेंगे कि गॉस का नियम है क्या। बच्चों, उसको फिर समझने के लिए हमें फिगर से उसके प्रूफ देखना होगा कि हम उसको फिगर से किस प्रकार समझ सकते हैं। तो बच्चों, गॉस का नियम था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिपथ नेट या कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों, इसका मतलब है अगर किसी बंद पृष्ठ में या क्लोज सरफेस में कोई आवेश हो तो उसकी वजह से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो एप्सिलॉन क्यों आता है बच्चों, कि हम मान के चलते हैं कि उस आवेश की जो चारों तरफ है निर्वात या वायु रखी है। बच्चों, एप्सिलॉन की वैल्यू में पता होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट आपको पता ही है, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन की -1, मीटर की पावर -2, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों, इसको हम थोड़ा सा सही से फिगर से देखेंगे कि वो क्या कहना चाहता था। बच्चों, इसका जो यूज होगा वो हम गॉस के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं। माना बच्चों कि मैं एक आवेश Q ले लेता हूं, ये मैंने एक आवेश Q लिया है, ठीक है, लेकिन अभी ये किसी पृष्ठ के अंदर नहीं है। तो जब तक ये किसी पृष्ठ के अंदर नहीं होगा तो बच्चों ध्यान रखना, हम गॉस का नियम कभी भी नहीं लगा सकते। तो इसको समझने के लिए हम एक काल्पनिक एक पृष्ठ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने r त्रिज्या पे एक पृष्ठ ले लिया इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। बच्चे, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, अब मैं कह सकता हूं कि यह आवेश एक पृष्ठ के अंदर परिपथ यानी क्लोज हो गया है। बच्चों, जो पृष्ठ हम गॉस के नियम को लगाने के लिए या गॉस के नियम के लिए मानते हैं या उसको अपने लिए ड्रॉ करते हैं, अपने लिए बनाते हैं, उस पृष्ठ का नाम रखा गया है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ। बच्चों, मैं इसमें बता देता हूं कि गॉसियन पृष्ठ क्यों जरूरी है। हर अलग अलग जो हमारे पास आवेशित वस्तु होंगी उसके लिए गॉसियन पृष्ठ अलग अलग होगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन बच्चों, हमें, क्योंकि आप देख सकते हैं गॉस का भी जो नियम है वो विद्युत फ्लक्स पे काम करता है और विद्युत फ्लक्स किसी सरफेस का यानी पृष्ठ का होता है। तो जब तक कोई आवेश किसी पृष्ठ से परिपथ या क्लोज नहीं होगा हम गॉस का नियम नहीं लगा सकते। ये आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। अब बच्चों, हम एक काम देखें अगर इसमें कि इस आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होगा और अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए धनात्मक मान लूं तो हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो बाहर की ओर होता है इस तरीके से। और आवेश अगर बिंदु चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो उसका जो आवेश होगा सिमेट्रिकल यानी सममिति होगा, तो हम इस तरीके से उसका विद्युत क्षेत्र दिखा सकते हैं। या आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसका विद्युत क्षेत्र दिखा दिया है और ये इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र है स्टूडेंट और ये हर तरफ समान होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है इसको, और हमें एक बात ध्यान रखनी है
क्योंकि हमें विद्युत फ्लक्स चेक करना है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इसको देख सकते हैं थोड़ा ध्यान से। विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी वस्तु के अंदर का टोटल फ्लक्स, यानी किसी आवेशित वस्तु का या किसी वस्तु के अंदर जो आवेश रखा है। अब जरा हम इस फॉर्मूले पे अगर देखें, ये हमारा फ्लक्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें E डॉट ds होता है बच्चों उस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा एरिया, यानी छोटा सा एलिमेंट। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं एरिया। ये हमने एक छोटा सा एरिया लिया है स्टूडेंट्स और इसका नाम रख दिया ds। ये आप पहले भी देख चुके हैं, हमने विद्युत फ्लक्स में से देखा था। बच्चों आप ध्यान से देखें, अगर इस ds का हम एकांक सदिश देखें यानी एरिया वेक्टर देखें, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, तो बच्चों क्षेत्रफल सदिश इस एरिया के लंबवत होगा इस प्रकार, परपेंडिकुलर। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो गॉसियन पृष्ठ हमारा है, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि अगर आप उस गॉसियन पृष्ठ में कहीं भी कोई भी एलिमेंट लें, यानी अगर मैं इसकी जगह कोई और एलिमेंट लेना चाहता है, यानी कोई और छोटा सा एरिया लेना चाहता है इस प्रकार, तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एरिया का जो एकांक सदिश यानी क्षेत्रफल सदिश है वो भी इस तरफ होता इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का जो एंगल होना चाहिए वो समान होना चाहिए। बच्चों ये गॉसियन पृष्ठ की खास बात है। तो आप अगर किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल कोई भी एक क्षेत्रफल का एलिमेंट या अवयव लेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा और विद्युत क्षेत्र होगा उनके बीच का एंगल समान होना चाहिए। तो इस प्रकार ऐसे पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है आपको। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, अब अगर हम अपने फ्लक्स का नियम लगाएं तो हम अपने फ्लक्स के नियम को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप जानते हैं बच्चों फाई इज इक्वल टू, ये बच्चों हम जानते हैं क्लोज इंटीग्रल का साइन है, क्योंकि हमारा जो पृष्ठ है वो क्लोज एक बाउंड्री है, और इसे हम अगर खोलें तो E ds cos थीटा के रूप में खोल सकते हैं। ये आप जानते हैं बच्चों। तो A डॉट बी हमने E ds cos थीटा खोल दिया। अब बच्चों अगर थोड़ी देर के लिए मैं E को बाहर ले लूं और ये जो सरफेस इंटीग्रल है ds का है, तो बच्चों थीटा कितना है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं थीटा हर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। बच्चों फिर एक बात ध्यान हमेशा रखना, जो थीटा होता है विद्युत फ्लक्स के अंदर वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं कितना रख सकता हूँ, cos 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब हम इस समीकरण से आगे देखेंगे। बच्चों यहाँ पे cos 0 1 हो सकता है, तो हम कह सकते हैं cos 0 हमारे पास 1 है। तो हमारे पास क्या मिला बच्चों, ये हमें मिला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, बच्चों हमने इसमें E को बाहर ले लिया है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक आवेश का आप जानते हैं समान होगा चारों तरफ, तो जो कांस्टेंट है, जो एक चीज समान है उसका हम इंटीग्रल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो मिला बच्चों वो मिला ds और cos 0 1 हो गया है। अब बच्चों अगर इसमें मैं थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 मान लूं तो इस बात पे जरा गौर करिए, ये क्या है बच्चों, ये क्या चीज है हमारे पास। बच्चों ये ds है इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, यानी एक छोटा सा एरिया, छोटा सा क्षेत्रफल। और बच्चों ये है इंटीग्रल का साइन। इंटीग्रल क्या करता है बच्चों, अगर हम ये मान के लें कि हम इस पूरे एरिया को ऐसे छोटे छोटे अति सूक्ष्म एरिया में डिवाइड कर लें और उन सबका इंटीग्रल कर दें, और उस सबका इंटीग्रल करने से हमें जो टोटल एरिया प्राप्त होगा बच्चों वो इस पूरे पृष्ठ का प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इंटीग्रल सब एरियाओं को जोड़ देता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा फाई इज इक्वल टू E, और इस पूरे एरिया को, यदि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के एरिया को बच्चों में अगर S मान लूं थोड़ी देर के लिए, S या A कुछ भी मान सकते हो आप, तो अगर S मान लूं तो हमारे पास S आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जरा हम देखें हमें क्या मिला, फाई, जो टर्म हमारे पास यहाँ पे देखिए बच्चों, जो टर्म हमारे पास थी ये, जिसे हम, ये हमारा विद्युत फ्लक्स है और इसको हम इस प्रकार में लिखते हैं इंटीग्रल E डॉट ds। बच्चों वो अब हमें कितना प्राप्त हो गया है, E इंटू S, ये फ्लक्स हमें ये प्राप्त हुआ है। तो बच्चों इसे समीकरण 2 ले लेते हैं हम लोग। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए एक बात ध्यान रखो, अगर ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं एक गोला है हमारे पास जिसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ तो हम मान सकते हैं, अगर इस त्रिज्या को हम थोड़ी देर के लिए r मान लें, यहां से r, जो कि एक समान गोला है, तो बच्चों हम जानते हैं कि किसी r दूरी पर किसी बिंदु P पर एक बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों कितना होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट, इस ई की वैल्यू बच्चों अगर हम समीकरण 2 में रख दें, यानी हम कहें समीकरण 2 व 3 से, ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए हमें जो 5 प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा बच्चों, हमें जो 5 प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, ई की वैल्यू हम रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। और बच्चों s यानी एरिया, एक गोले का एरिया कितना होता है बच्चों, जिसकी रेडियस r हो तो उसका एरिया होता है 4 पाई r², ये हम सब जानते हैं बच्चों। इस 4 पाई से 4 पाई कट गया, r² से r² कट गया, तो बच्चों फाई हमें कितना प्राप्त हुआ, फाई हमें प्राप्त हुआ q बचा अपॉन में क्या बचा एप्सिलॉन। तो हम देख सकते हैं जो गॉस ने अपने नियम में कहा था कि किसी बिंदु कोई भी आवेश, जिसे हम बिंदु नहीं कहेंगे, कोई भी आवेश अगर किसी पृष्ठ के अंदर परिपथ है यानी इनक्लोज है, तो उससे गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों, नेट फ्लक्स, इसे बच्चों हम हमेशा नेट फ्लक्स कहते हैं, ध्यान रखना। हम हमेशा टोटल आवेश जो होगा उसका नेट फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि नेट आवेश देखते हैं, यहाँ पे आवेश हमारे पास q है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं है, वो कितना होगा बच्चों q/ε होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास गॉस के नियम का प्रूफ हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये प्रूफ करने के लिए बहुत आता है, लेकिन ये और अच्छा समझ में आता है जब हम इसकी एप्लीकेशन या अनुप्रयोग देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, गॉस के नियम को लगाने के लिए सबसे पहले हम कुछ बातों पर विचार करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन अनुप्रयोग शुरू कर दें तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और न्यूमेरिकल में भी गलती कर जाओगे। तो बच्चों सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बातें वो ये है कि गॉस के नियम को तभी लगा सकते हैं जब जो नेट आवेश है उस किसी पृष्ठ के भीतर हो। तो बच्चों चूंकि गॉस का फ्लक्स, जो गॉस का नियम है वो विद्युत फ्लक्स का प्रयोग करता है, और विद्युत फ्लक्स तभी होता है जब नेट आवेश किसी पृष्ठ के भीतर हो। इसको मैं आपको थोड़ा फिगर से समझाता हूँ, ये समझना जरूरी है बच्चों। सपोज करो मेरे पास कोई पृष्ठ है इस प्रकार, मैंने एक गोलीय पृष्ठ ले लिया समझने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों इसमें मैं कुछ आवेश मान लेता हूँ, एक मैं 2q ले लेता हूँ, एक 3q ले लेता हूँ, एक 4q ले लेता हूँ और एक माइनस का q ले लेता हूँ। इस प्रकार मैंने आवेश ले लिए, और बच्चों बाहर मैंने एक आवेश ले लिया 5q, इस प्रकार। तो बच्चों मैं इसका विद्युत फ्लक्स कितना मानूंगा, मैं गॉस नियम इसमें नहीं लगा सकता अभी, पहले मुझे इसमें देखना है कि इस गोलीय पृष्ठ में नेट आवेश कितना है। तो बच्चों मेरे लिए जो नेट आवेश होगा वो कितना होगा, मेरे लिए नेट आवेश होगा 2q धनात्मक है, 4q धनात्मक है, 3q धनात्मक है, तो ये कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 4 3 7 और 2 9, 9q मेरे पास धनात्मक आवेश है और माइनस q है ऋणात्मक। तो बच्चों जो नेट आवेश मैं मानूंगा वो 8q मानूंगा, मेरे नेट आवेश 8q होगा, ठीक है स्टूडेंट। और बच्चों बाहर जो मेरा आवेश है प्लस 5q, और हमने विद्युत फ्लक्स में से पहले करा था जो आवेश प्लस के बाहर होगा उसका नेट विद्युत फ्लक्स 0 होता है, यानी मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। बच्चों ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई आवेश प्लस के बाहर होता है तो हम उसका प्रयोग नहीं करते। तो बच्चों मेरे लिए जो नेट आवेश बना वो सिर्फ बना 8q, ये मेरे लिए नेट आवेश है। तो हमें ध्यान रखना है कि नेट आवेश हमेशा प्लस के भीतर ही होना चाहिए। बच्चों अब हम थोड़ा दूसरी बात पे गौर करेंगे जो गॉस का नियम लागू करने के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों दूसरी बात क्या है, गॉस के लिए, गॉस का नियम लगाने के लिए हमें एक ऐसा पृष्ठ मानना चाहिए या एक ऐसा पृष्ठ लेना चाहिए जिसमें कोई ना कोई सममिति हो, यानी सिमिट्री हो। क्या मतलब है बच्चों इस बात का, इसका मतलब है अर्थात विद्युत क्षेत्र E तथा जो हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे उसके बीच का कोण उस पे हर प्रत्येक बिंदु पर समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने एक आवेश लिया था अभी पीछे, और एक आवेश के लिए मुझे गोलीय पृष्ठ स्फेरिकल लेना पड़ा, यानी गोला लेना पड़ा, ठीक है बच्चों, गोलीय पृष्ठ। बच्चों ये गोलीय पृष्ठ क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं एक बिंदु आवेश ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और इसके लिए मुझे गोलीय पृष्ठ लेना हो तो इसका सिर्फ एक ही औचित्य है, एक ही फायदा है कि अगर इसकी रेडियस में हर तरफ देखूं तो समान होगी। पहली बात तो ये है बच्चों। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे इस पूरे गोलीय पृष्ठ पर कहीं भी कोई, अगर एक पहले मैं इसका विद्युत क्षेत्र दिखा दूं, इसका विद्युत क्षेत्र आप देख सकते हैं वो इस प्रकार होता है जो हम पहले से जानते हैं, और अगर इस दिशा में देखें तो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार होगा। तो बच्चों अगर मैं इसके पृष्ठ पे कोई भी अपना क्षेत्रफल अवयव यानी एलिमेंट लूं, एरिया एलिमेंट, तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे कोई एरिया एलिमेंट लेता हूं तो जो विद्युत क्षेत्र है और इस एरिया का जो एकांक सदिश यानी एरिया एलिमेंट होगा वो इस प्रकार होगा, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे कोई एरिया एलिमेंट लेता बच्चों तो उसका भी जो क्षेत्रफल सदिश होता वो इस प्रकार होगा।
दोनों तरफ आप गौर देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और एरिया सदिश के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 0 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल कितना है, 0 डिग्री। इस प्रकार मैं किसी भी प्रत्येक कोई भी बिंदु अगर इसके अलावा भी ले लेता तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है बीच का कोण समान होता। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एक गॉसियन पृष्ठ उस प्रकार का होना चाहिए जिसमें विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण बदले ना, समान रहे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको दूसरी फिगर से बताना चाहता हूं कि कोई और गॉसियन पृष्ठ हमें किस प्रकार से लेना होता है। बच्चों यहाँ पे हम सिर्फ समझ रहे हैं, लेकिन हम इसका जो यूज करेंगे वो दूसरे अनुप्रयोग में करेंगे। बच्चों यहाँ पे मैंने एक सीधा तार लिया है जो एक समान आवेशित किया गया। आप देख सकते हैं इसमें मैंने धनात्मक आवेश माना है। इस तार के पृष्ठ का अगर बच्चों मुझे इस पे गॉस का नियम लगाना हो तो बच्चों मैं इस पे गॉस का नियम नहीं लगा पाऊंगा। क्यों नहीं लगा पाऊंगा? क्योंकि ये जो आवेश है ये किसी पृष्ठ के भीतर नहीं है। तो बच्चों इस लंबे सीधे तार का गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का लेना चाहिए जिससे हम गॉस का नियम लगा पाए। बच्चों ये हमें आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि वहां पे यूज करना है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ी ध्यान से समझें कि जो ये आवेश है इसका किसी अगर बिंदु हम P पर विद्युत क्षेत्र देखना चाहें, बच्चों एक बिंदु P पर मैं इसका विद्युत क्षेत्र देखना चाहता हूँ और वो किस प्रकार का होगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस तार के दो अपोजिट साइड में, दो विपरीत दिशा में दो बिंदु ले लेता हूँ A और B। यहाँ पे मैंने छोटा सा, या मैं कह सकता हूँ मैंने दो छोटे एलिमेंट ले लिए। एक एलिमेंट मैंने A बिंदु पर ले लिया और एक एलिमेंट बच्चों मैंने B बिंदु पर ले लिया। ये एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है, यानी एक बहुत सूक्ष्म अवयव है जो हम कह सकते हैं। बच्चों अब इस बिंदु P पर अगर मैं इस एलिमेंट की वजह से, यानी ये जो मैंने छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, इसका विद्युत क्षेत्र देखें तो धनात्मक विद्युत क्षेत्र बच्चों इसका क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि धनात्मक का जो आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है। और बच्चों इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ बाहर की तरफ होगा। तो बच्चों हम देखें, अगर हम दो एक्सिस में डिवाइड करें, एक एक्स एक्सिस माने एक वाई एक्सिस माने, और जो बिंदु P और इन दोनों अवयव को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण है वो दोनों समान माने थीटा। तो आप देखेंगे अगर ये थीटा है तो इस जो विद्युत क्षेत्र हमारा ये वाला E2 बन रहा है, ये वाई एक्सिस से कितना बनाएगा बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस है तो ये भी थीटा बनाएगा। इसी प्रकार बिंदु B से जाने वाला जो विद्युत क्षेत्र E1 वो कितना एंगल बनाएगा बच्चों, थीटा। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और ये दो किसी एक्सिस से थीटा एंगल पे झुकाव पे है। बच्चों इसके हम थोड़ी देर के लिए दो मतलब इसको इसके कंपोनेंट में जरा इसको तोड़ते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे E1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस में जो E1 cos थीटा होगा और इसके लंबवत कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर E1 sin थीटा। बच्चों चूंकि पूरा आवेश एक समान है तो हम दूसरे का भी जो मानेंगे हम उसका नाम अलग रख रहे हैं E2। जो E2 होगा उसका एक कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा और x एक्सिस की तरफ होगा E2 sin थीटा। बच्चों पूरा विद्युत से समान है तो हम इसके जो E1 E2 है वो भी हम समान ही मानेंगे थोड़ी देर के लिए, तो इसके अवयव भी समान होंगे। इसका मतलब आप देख सकते हैं जो E1 cos थीटा E2 cos थीटा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब बच्चों हम देख रहे हैं कि दो अपोजिट जो हमारे पास एरिया एलिमेंट है या छोटे से लेंथ एलिमेंट मान सकते हैं, एरिया तो नहीं कहना चाहिए, हमें इसका लेंथ एलिमेंट कहना चाहिए, जो लंबाई का इसका छोटा सा एलिमेंट है। तो बच्चों जो इसका विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों विद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का जोड़ होगा। और बच्चों आप देख सकते हो जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो इसकी दिशा होगी वो इस तार के, अगर मैं इसको थोड़ी देर डालूं, इस तार के पृष्ठ के लंबवत होगी, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको आपको थोड़ी देर के लिए दूसरे तरीके से दिखाना चाहूंगा कि दो एलिमेंट का विद्युत क्षेत्र उस तार के लंबवत होगा। ऐसे में कोई और दो अपोजिट एलिमेंट लेता तो वो भी लंबवत आते। तो इसका मतलब इस तार का जो गॉसियन पृष्ठ है वो किस प्रकार बनाया जा सकता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों अभी हमने जो पिछली फिगर से देखा उसे थोड़ा ध्यान से देखें। हम देख सकते हैं कि मैंने किसी तार का जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखा नेट दो एलिमेंट की वजह से, ये जो मैंने दो एलिमेंट माने थे यहाँ पे, उनका जो विद्युत क्षेत्र है वो उस तार के लंबवत आया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ ये दूसरी दिशा में भी इसी प्रकार आएगा, और अगर मैं कोई और एलिमेंट भी मानता तो वो भी उसके लंबवत ही आता। तो बच्चों मैं इस प्रकार कह सकता हूं किसी चालक तार का जो विद्युत क्षेत्र है वो उस तार के रेडियस के अलोंग होगा, यानी त्रिज्या के अलोंग, इस तरीके से जाएगा, हर तरफ डायरेक्शन में जाएगा। तो बच्चों इसका विद्युत क्षेत्र के लिए जो हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए कि उस तार से विद्युत क्षेत्र हम समान दिशा में दिखा सके। तो बच्चों इससे रिलेटेड जो हमारा गॉसियन पृष्ठ बनेगा, जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, वो बनेगा एक बेलनाकार पृष्ठ। बच्चों वो एक बेलनाकार पृष्ठ बनेगा इस प्रकार, ये आप देख सकते हैं एक बेलनाकार पृष्ठ इस प्रकार बनेगा।
तो बच्चों इस बेलनाकार प्रश्न को अगर मैं इस तरीके से देखूं, आप ऐसे देखें अगर इसे, और यहां पे भी अगर हम इसको इस प्रकार देखें, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से इसमें एक बात देखिए। ये जो बेलनाकार प्रश्न है ये इस प्रकार है कि ये हमारा तार है और इसके चारों तरफ हमने इसको एक बेलन में बंद कर दिया। तो बच्चों इस तार का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किसी भी दिशा में अगर मैं ले लूं तो वो सेम होगा, यानी वो रेडियस के अलोंग होगा। अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं तो बच्चों किस तरीके से होगा वो इस प्रकार होगा, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इस तार को यहां से देखने की कोशिश करूं तो मुझे वो विद्युत क्षेत्र हर दिशा में दिखाई देगा, और अगर मैं इसको यहां से अपने सामने वाले व्यू से देखूं तो ये मेरा विद्युत क्षेत्र होगा इस प्रकार। तो बच्चों मैं अगर किसी भी बिंदु पर इस पृष्ठ के, ये मेरा बच्चों पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा एक गोजीय पृष्ठ कहलाएगा, और इस प्रकार यहां पे भी इसी प्रकार होगा। अगर आप देखें ये इस प्रकार से होगा। बच्चों ये मेरे एक ऐसा गोजीय पृष्ठ बना है जो इस तार से एक सममिति, कुछ ना कुछ सिमेट्री लिए हुए है। लेकिन हाँ ये गोजीय पृष्ठ इस प्रकार का है, इसमें दो प्रकार के अलग अलग हमें पृष्ठ देखने को मिलते हैं। बच्चों ये बेलनाकार में हमें जो एक पृष्ठ मिलता है इस पृष्ठ को हम कहते हैं बेलनाकार यानी वक्राकार पृष्ठ, इसे हम कहते हैं वक्राकार पृष्ठ। तो बच्चों एक बेलनाकार जो पृष्ठ होता है पूरा, उसमें दो तरीके के पृष्ठ होते हैं, एक बेलनाकार होता है और बच्चों जो ये ऊपर की ओर हम नीचे के देख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं समतल पृष्ठ यानी फ्लैट सरफेस। ये दोनों है समतल। तो बच्चों मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें कि एक गोजीय पृष्ठ में दो अलग अलग प्रकार के पृष्ठ हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। बच्चों मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं जिससे हम जब एप्लीकेशन पढ़ें तो आपको हर चीज समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि वक्राकार पृष्ठ को अगर हम लें तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु लेता हूं और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक विद्युत क्षेत्र दिखाने की कोशिश करता हूं, और इसी पृष्ठ पर हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें ds और उसका एकांक सदिश दिखाएं, तो आप देखेंगे उसके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 0 डिग्री। इसी प्रकार मैं इस तरफ भी अगर कोई एलिमेंट लेता, अगर आप देखें मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लूं और उस पर एकांक सदिश दिखाऊं और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से दिखाऊं, तो आप देखेंगे इसके बीच में भी एंगल कितना है बच्चों, 0 डिग्री। तो यानी ये जो पूरा वक्राकार पृष्ठ है इसमें अगर मैं किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और एरिया सदिश के बीच में, यानी जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है एरिया वेक्टर, उनके बीच में कोण देखूंगा तो हमेशा 0 डिग्री ही रहेगा। तो बच्चों ये एक प्रकार का पृष्ठ है। दूसरा पृष्ठ अगर मैं देखूं जो हमारा समतल पृष्ठ है, तो बच्चों समतल पृष्ठ में अगर मैं देखूं ये मेरा इस प्रकार से है और इस पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। बच्चों अगर मैं इस पे ये एरिया वेक्टर दिखाने की कोशिश करूं और यहां पे अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो त्रिज्या यानी रेडियस के अलोंग होगा, तो वो इस प्रकार से मैं दिखा सकता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से दिखा देता हूं, ये E। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, थोड़ा ध्यान से देने वाली बात यह है कि मैं बाकी जो मैंने विद्युत क्षेत्र दिखाया इसको मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए हटा देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इस फ्लैट सरफेस जिसे हम समतल पृष्ठ कहते हैं, इसके बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। अगर आप कहीं भी कोई भी एलिमेंट ले लेंगे बच्चों, अगर आप यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं, अगर आप यहाँ पे भी कोई एलिमेंट लेते हैं तो भी एंगल कितना है 90 डिग्री। कि इस समतल पृष्ठ पे आप कोई भी अगर अपना एलिमेंट ले लेंगे वो 90 डिग्री आएगा और इसी प्रकार इस पे भी आएगा। तो बच्चों इस बेलनाकार पृष्ठ में दो प्रकार के पृष्ठ मिलते हैं, वक्राकार जिसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर का एंगल सेम है 0 डिग्री, और एक फ्लैट सरफेस मिलता है समतल पृष्ठ जिसमें एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र का एंगल सेम है। तो ऐसे पृष्ठ को बच्चों हम क्या कहते हैं, गोजीय पृष्ठ, गोजीय पृष्ठ। तो बच्चों ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, मैंने इसमें आपको थोड़ा सा गहराई में जाते हुए चीजें बताई हैं। आपको चीजें रटनी नहीं है, ये डायरेक्ट एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, वो रट के चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स, अब हम गॉस के नियम को लगाने वाली तीसरी बात देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने शुरू कर देंगे। और मैं इस बात को मान के चलूंगा कि आपने गॉस का नियम अच्छी तरह समझ चुके होंगे और गॉस का नियम लगाने की शर्तें भी समझ जाओगे। बच्चों, इसमें आप देखो, मैंने 3 प्रकार की फिगर दिखाई है आपको। इसमें चित्र ए में आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिमेट्रिकल गोला दिखाया है जिसके अंदर क्यू आवेश है। फिर मैंने एक सिमेट्रिकल क्यूब दिखाया यानी एक घन दिखाया जिसके अंदर क्यू आवेश है। और मैंने एक इर्रेगुलर शेप दिखाई है यानी एक सिमेट्री जिसमें सममिति नहीं है, उसके अंदर क्यू आवेश है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, तीनों फिगर में जो अगर आप गौर करें तो गॉस का नियम क्या था बच्चों, आप गौर करें अगर गॉस का नियम जो था वो था जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स वो किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है किसी पृष्ठ के भीतर जो नेट आवेश उपस्थित होता है। तो बच्चों, ये तीनों के आकार अलग अलग है, तीनों के साइज भी अलग, शेप अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, लेकिन तीनों में जो आवेश है वो समान है। तो बच्चों, अगर आवेश समान है और हम जानते हैं जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है वो कांस्टेंट होती है, तो बच्चों अगर किसी भी पृष्ठ के अंदर आवेश समान है तो उसका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो समान होगा। यह आपको बहुत ध्यान रखना है। यानी गॉस का नियम किसी भी बंद पृष्ठ, चाहे उसकी आकृति व आकार कुछ भी हो, बच्चों एक ध्यान देने वाली बात है, चाहे उसकी आकृति कुछ भी हो या उसका आकार कुछ भी हो, के लिए सत्य है। यानी तीनों का फ्लक्स समान होगा, हम तीनों के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसके अंदर सिमेट्री हो, हम ऐसा पृष्ठ लेने की कोशिश कम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि गॉस का नियम किसी भी पृष्ठ के लिए सत्य क्यों होता है, तो आपको बताना होगा क्योंकि गॉस के नियम में हम विद्युत फ्लक्स का प्रयोग करते हैं और विद्युत फ्लक्स आवेश पर डिपेंड करता है, और अगर आवेश समान है तो फ्लक्स भी समान होगा किसी भी आकृति पे। तो बच्चों, ये गॉस के नियम से रिलेटेड कुछ बातें थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये रटना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। ये नोट करके मैंने आपको लिखवाया है, आपको बोर्ड में डायरेक्ट गॉस का नियम आता है, ये चीजें नहीं आएंगी। अब हम गॉस के जो अनुप्रयोग है एप्लीकेशन करेंगे आराम से, ठीक है स्टूडेंट्स।